studying about sources of Indian history. Yesterday or in the previous lecture we have already discussed how Indian history have been derived and what were the ancestors. We have studied about the AC and BC, that means the date line and the periods of Indian history. Today in the same sequence we will be proceeding further and we will be studying about सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मतलब कि हमें अगर इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ से हमें मटेरियल मिलता है, मैटर मिलता है कि अच्छा ये जो बात कही गई है वो कितने हद तक सही है, वो किसने कहा, कब कहा, और हम किस एविडेंसेस और प्रूफ के थ्रू ये कह सकते हैं कि ये चीज ऐसी हुई रही होगी इतने हजारों साल पहले. ठीक है, तो हमें कुछ तो एविडेंस होगा, कोई तो उसका सोर्स होगा कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि ऐसा हुआ होगा, है ना. तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री हमें कहाँ से डिराइव हुई है, कहाँ से हमें इतना सारा मैटर मिलता है बुक्स में पढ़ने के लिए. ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट इट. सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द सेकंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज. Archaeological sources we can also say it as non-written sources, and literary sources we can also say as written sources. Archaeological sources like monuments, inscriptions, artifacts, coins are there, and in literary sources some religious literatures are present, secular literature are present, and some travels. Okay, so let's study about all these things in detail. If we say about archaeological sources मतलब कि वो sources होते हैं जो हमें स्रोत, चाहे वो हम जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जैसे कि एक कोई भी क्राइम सीन होता है तो इन्वेस्टिगेशन होती है, सीआईडी या फिर जो टीम आती है पूरा एक तह तक जाने की कोशिश करती है, एकदम सुराग निकाल के कि अच्छा ऐसा हुआ है तो कैसा हुआ होगा. फिर वो फॉरेंसिक लैब में जाके उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करते हैं, बिल्कुल कार्बन डेटिंग के थ्रू उसको डेट निकालने की फाइंड आउट किया जाता है कि वो ऐसा कब कहाँ कैसे हुआ होगा. ठीक है, तो इन द सेम वे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इसी टाइप की स्टडी करते हैं. दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मेन रीजन, किस तरह से ये चीज हुई होगी इतने हजारों सालों पहले. ठीक है, तो वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो तो कोई क्राइम के लिए काम नहीं करते हैं. ठीक है, वो क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते हैं, बट द थिंग इज दैट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर नोइंग द इंडियन हिस्ट्री, किस तरह से हमारे इंडिया को इवेल्युएट किया जाए. ठीक है, तो अभी इनको मॉन्यूमेंट्स और ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलते कहाँ से, मिलते ऐसे जैसे कि इंडियन के अगर हम सोर्सेस की हम बात करें तो जैसे कि समथिंग इज देयर बरीड डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, और मोनो अपने आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट जो होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको नीचे से जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं कि हम खुदाई करते गए और पता चला जो मेन कोई मूर्ति थी और वो खुदाई के दौरान वही खराब हो गई. ठीक है, तो बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही ध्यानपूर्वक वो उसकी खुदाई करते हैं. वो आर्कियोलॉजिकल साइट होती है तो मार्क कर दिया था, वहां पे कोई जा नहीं सकता है जब तक उसकी पूरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जा सकती. ठीक है, फिर उसके बाद जब वो सर्च करते हैं तो वो निकालते हैं, फिर उसकी कार्बन डेटिंग निकाली जाती है, ये पता करते हैं कि भाई ये कितने सालों पुरानी वो चीज है. लेट्स सी हाउ. जैसे अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है जो बने हुए हैं, बहुत, जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है और जामा मस्जिद, सो मेनी टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर बीन मेड. ठीक है, तो इन दिस मॉन्यूमेंट्स दे फाइंड कि अच्छा हमारा जो कल्चर रहा होगा वो इतना पुराना है, बट इट इज सो एनरिच ऑल्सो कि उस टाइम भी इतना बेशकीमती ताजमहल अगर बना है तो पूरा पूरा मार्बल की फ्लोरिंग है, पूरा मार्बल का यूज हुआ है. ठीक है, तो किस तरह से, दैट मीन एट दैट टाइम द किंग्स और द रूलर्स वर रियली वेरी रिच बिकॉज इतना एक्सपेंसिव मार्बल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरा इतना ब्यूटीफुल इमारत को उन्होंने तैयार किया. ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइप का वहां पे आर्किटेक्ट किस तरह रहा होगा, वहां पे किंग्स कितने रिच रहे होंगे कि वो उसका स्ट्रक्चर बनवा सक रहे हैं, या फिर कितने लेबर्स उन्होंने जैसे कि पत्थरों को तराश के मूर्तियों का शेप दे दिया जाता है. ठीक है, तो ये किस तरह से कि मतलब इट इज सच अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव आल्सो कि so many laborers were working in that field for so many years. Okay, so by this studies we come to know कि how these
architects were made. So many temples are there, mosques has been made. If you go to the southern side of India, in the south, so many types of temples are being made. In that, the temples are being made on a huge building. That means the straits are being used. Okay, flags are there. So much archaeological sites are there, and upon that they are having such a wonderful arty craft have been used. The architect was so smartly used. इतने हमारे पास पुराण में कि जैसे कि कोणार्क टेम्पल है, वो जिस तरह से वो सन मूव करता है, वो पूरा घड़ी की साइड की तरह से दिखाया जाता है. तो ये कैसे है कि मतलब हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो मिलती हैं कि हमारे जो आर्ट उस टाइम के जो रहे होंगे जिन्होंने इन सब मूर्तियों का निर्माण किया है, वो लोग कितना साइंटिफिकली सोचा करते होंगे कि हम लोग इस तरह से उन चीजों का निर्माण कर सकते हैं. ठीक है, तो हम जब इन सब मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहां की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि वहां के राजा महाराजा की लाइफस्टाइल कैसी रही होगी. वहां पे अगर पत्थर का इस्तेमाल किया है, संगमरमर का इस्तेमाल किया है, या किसी अलग भी तरह की रॉक का इस्तेमाल किया है, तो हाउ दिस रॉक हैज बीन एक्सट्रैक्टेड और कितने लेबर्स लगे थे, क्या कैसा था. तो वहां के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, हमें इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है. तो देखिए, अगर होता है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर खुदाई के दौरान हमें कोई पत्थर के अवशेष जिसको कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं अशोका इंस्क्रिप्शंस पर दे, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो सेइंग थी कि वो अपने प्रजा तक पहुंचाने के लिए, he was a great ruler of India and he wanted that the citizens of his country should be knowing the message which he want to convey. Then what he has done, he has written his message, his thoughts on a stone. Okay, and that stones were acting as a pillars पे लिखे हुए हैं messages, and the persons who are visiting it at that time also they used to read those messages, and the message was conveyed, the king's message was conveyed to the general public. And even today also, after so many years, when the travelers are visiting, when the tourists are visiting, when we are visiting to see that those temples or the archaeological sites, we are reading those messages, then the message has been conveyed. Okay, so these also, but the point is that the language was not the same. Okay, if we talk about Hindi or the English, at that time Pali and Sanskrit, Brahmi, this kind of languages were quite famous. So what happens if the sites are being found in written, we will be studying about it. इंस्क्रिप्शंस आर बीन, जैसे कि मूर्ति का कहीं निर्माण लिया, कहीं पे हमें मिल जाता है आर्टिफैक्ट्स में आता है कि कहीं हमें बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हड़प्पा कल्चर में, तो हमें क्या पता चलता है, अच्छा बच्चे उस टाइम खिलौने से भी खेलते रहे होंगे. ठीक है, अगर हमें एक कांस की मूर्ति मिलती है, नर्तकी की मूर्ति मिलती है, दैट मीन्स द इट वाज रिच कल्चर, मतलब कि उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन वहां के एंटरटेनमेंट में रहा होगा. ठीक है, तो ये जब हमें वहां के अवशेष जो मिलते हैं, कि अगर हमें वहां पे सपोज कोई पॉट मिली है, ठीक है, कि अगर पॉटरी में भी कोई आर्टिस्ट का काम किया हुआ है, तो अच्छा वहां पे पॉटरी का भी इस तरह से काम हुआ करता था. हमें ब्रॉन्ज मिलता है, मेटल मिलता है, आयरन मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, जिस तरह से कि अगर हमें ये पता चलता है खेती बाड़ी करने का कोई सामान मिलता है, तो हमें ये एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा खेती बाड़ी इस टूल से की जाती हो रही होगी एट दैट वेरी टाइम. ठीक है, जो बर्तन अगर हमें मिलते हैं वहां से, तो हमें क्या पता चलता है कि लोग वहां पे इस तरह से कुकिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, अगर हमें एशेस मिलते हैं, या फिर कहीं केव में अगर हमें मिलते हैं चित्र बने हुए कि लोग ग्रुप में शिकार कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी तरह का वेपन का यूज हुआ है, तीर कमान का यूज हुआ है, भाले का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें क्या पता चलता है कि उस जमाने में लोग इस तरह के अगर मिल के ग्रुप में शिकार किया करते थे, भाले का प्रयोग करते थे, धनुष बाण का इस्तेमाल किया करते थे. तो ये सब हमें इन सारे एविडेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है. ओके, नाउ कम्स द कॉइन्स. इफ वी टॉक अबाउट द कॉइन्स, about so many civilizations, coins are being also found, and these coins are not only made up of iron, some of the coins are made up of very precious gold, silver, bronze types of coins have been found, and these coins tell us about the history of that very period, about that very king. If the coins are being found in a large amount, that means gold coins are being found, that means that kingdom was very enriched. They were having huge amount of money. And if the bronze are being found, that means the barter system was not prevailing.
over there the citizens were having transaction with coins. Okay, and some coins, the structures of their kings are being made, like in Samudragupta. If you talk about Samudragupta, it is there on the coins, its photo has been marked. Okay, this shows that that it was a quite a famous thing. And in that कोई हमें मिलता है कॉइन जिसमें कोई वीणा बजा रहा होता है, या फिर किसी धनुष बाण का तीर बना है, या फिर अन्न का बना हुआ है स्रोत, तो दैट मीन्स वो हमें वहां के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बताता है। अगर कॉइन्स के बारे में ये भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन वाज देयर इन दैट इकोनॉमी, पैसों का लेन देन उस टाइम से चलता था कॉइन्स के थ्रू, चाहे वो गोल्ड के थे, ब्रॉन्ज के थे, या फिर कॉपर के थे। And the study of coins is known as numismatics. Okay, so these kinds of archaeological sites are there on which not only this, if suppose jewelries are been found, okay, अगर हमें ज्वेलरी के बारे में पता चलता है मेंस की है या फीमेल की है या मेल की है, that means the people of that very period were wearing jewelry as a common thing. Okay, the amount of jewelries they wear, they used to dress up, how they used to dress up. अगर हमें कपड़ों के अवशेष मिलते, मतलब कि अच्छा कपड़ा भी था, कॉटन का इस्तेमाल करते थे लोग उस टाइम में। ठीक है, अगर हमें खिलौने मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, तो ये सारी चीजों का हमें प्रयोग मिलता है। दैट मीन्स इट रिजेंबल्स द हिस्ट्री ऑफ that very period. Now let's talk about literary sources. Literary sources are those sources which are written by hand. On that is also known as manuscript. Manuscript means, manu means hand, that the script which is written by hand. And at that very time, the use of paper was not very common. Okay, so how these people used to write? They used to write on a palm leaf. Fine, it is a kind of leaf which can be dried up, and again it can be used as a paper and stored for many years. Okay, like we are having pages by pages, and we are being we can bind our pages, okay, and to form a book. In the same way, different types of palm leaves are used, they are dried up and something is written, and again they are bind up, it acts as a book at that very period. So these books all can be, literary sources can be further divided into three parts. Religious literature. By religious literature we mean the literature which tells about the religion of that very period. Okay, like if we talk about Hindus, that the four Vedas, Rig Veda, Sam Veda, Yajurveda were common. So all these Vedas, Ved, Puran, Upanishad, Gita, Ramayana, Mahabharata, all these things resemble about the रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदू कल्चर, कि उनके यहाँ पे क्या क्या कल्चर था, किस किस तरह से लोग वेदों का पालन किया करते थे, कस्टम क्या था, मैरिज का सिस्टम क्या था, क्या क्या ट्रेडिशंस होते थे, ये सारी जानकारी हमें रिलीजियस कल्चर से मिल जाती है। उसके बाद ये हिंदू के बारे में हो गया, जैनिज्म के बारे में, बौद्धिज्म के बारे में, पुराण, उपनिषद, मुस्लिम्स के बारे में, मुस्लिम कल्चर के बारे में, ये सब अलग अलग जितने भी स्रोत हैं उनके थ्रू हमें उस पीरियड के, उस रिलीजन के बारे में जानकारियां मिलती हैं कि इस टाइम में इस टाइप का काम हुआ करता था। नॉन सेक्युलर लिटरेचर आर दोज लिटरेचर विच डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द रिलीजन। ठीक है, ये जैसे किसी के कोर्ट में राजा महाराजा हैं, तो उनके जो मंत्री हैं, कवि हैं, तो वो लोग क्या है, उनकी गाथा का गुणगान गाया किसी ने कि हमारे बहुत ही यशस्वी और प्रतापी राजा हैं, उनका इस तरह से हम वो काम करते हैं। ठीक है, या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में किसी ने लिखा है, किसी ने उनकी पोएट्री बारे लिखी है, या फिर किसी ने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, किसी ने अपनी बायोग्राफी लिखी है। तो ये सब क्या है कि अपने स्रोत जिसके थ्रू हमें उनके बारे में पता चलता है, या तो उस आदमी स्वयं अपने बारे में कुछ लिखता है, या फिर उसकी कोर्ट में दरबार में कोई रहता है स्पेशलिस्ट इंसान, बुद्धिजीवी इंसान, जो उनके बारे में ऐसे स्रोतों को लिखता है, कवि। तो ये सारे स्रोतों के थ्रू भी हमें वहाँ के कल्चर, वहाँ के राजा, वहाँ के महाराजा के कैसे कैसे क्या होते थे, काम कैसे करते थे वो लोग, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। अब आते हैं ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स का मतलब होता है फॉरेन, मतलब अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। हमारे जो इंडिया है वहाँ पे टाइम टू टाइम हमेशा कोई ना कोई विदेशी लोग आते रहे हैं।
either for studying purpose or for traveling purpose. ठीक है, तो कई सारे ऐसे फॉरेनर्स ट्रेवलर्स भी आए जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी. कुछ चाइना से आए, कोई उज्बेकिस्तान से आया, तो कहीं कहीं से आया, कोई ग्रीक से आया. तो उन्होंने क्या किया, दे हैव आल्सो केम टू इंडिया, दे हैव लिव्ड ओवर हियर, enjoyed the Indian culture, Indian cuisine, Indian tradition and everything, and they were very much impressed by the Indian culture, so they have written their books. Okay, so in their books they write about the Indian culture, tradition, about the kings, about everything, their political system, their administrative system, and each and everything they write it down. Now what happens when these foreign travelers also write something about, suppose one king Akbar is there, fine, then some foreign traveler has write something great about Akbar, and his scholars are also there and they have also written something great about Akbar. So when these two persons have written the same thing about a particular person, then this resembles that yes, whatever history we are studying, it is true, because both different persons from different countries are writing the same thing. Okay, so it also acts as a proof. Like suppose something has been written and we have also extracted the same thing from archaeological site. So then it also helps to compile the history, it also helps to coordinate a link between yes, whatever we are studying, we are also getting the facts and figures from the archaeological sites also, and from the literary sources also we are getting the same thing. That means we are moving in a right direction. Okay, we means the archaeologicals. Okay, so these are the sources through which we can come to know about the Indian history, and all these archaeological persons are there, and somebody has said, so many people say that whatever the archaeologists say about Indian history is more than 50% belongs to the literary sources what we are having. Okay, we do not much depend upon the archaeological sector or the archaeological sources. Whatever is being written on the books, we just mention it. But so many times it makes so many years to extract it, because what we have studied at this present time is not the same which the people used to study at that very time. So that's why it is quite much difficult to analyze what they have written. Okay, something has been written, suppose I am writing my name like this. In some language, fine. So now some archaeological has to say कि what does this stand for, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब, फिर कोई इसको फिर वो पढ़ते पढ़ते फिर अच्छा बहुत जगह पे इस टाइप के वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब जी होता होगा, एक मतलब जी है उनकी लैंग्वेज में, फिर इसको भी वो लोग पढ़ते हैं कि अच्छा इसका मतलब टी होगा, ऐसे करके वो लोग अपना एनालाइज करके उस चीज को निकालते हैं कि इस मतलब कि वो लैंग्वेज होती है, कहीं तो वो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में है, कहीं फिगर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कहीं नंबर्स लिखे हुए हैं, कहीं कुछ यूं यूं करके बस छोड़ दिया गया. तो अब इससे क्या हो सकता है कि वो काउंटिंग का सिस्टम हो, जैसे हमने जो छोटे होते जो काउंटिंग ऐसे सिखाई जाती है ना कि 1 2 3 फिर ये कट गया वो कट गया, तो लाइक दैट कि अगर हमें उन सब चीजों का पता लगाना है तो उसमें इट टेक्स टाइम टू एनालाइज इट कि भैया उन्होंने असलियत में वो लिखा क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, और कब तक वो हमारे तक वो बात कर रही होती है. ठीक है, so all these things requires time and efforts also. So we are very much grateful to the archaeologists who have done a lots of efforts in finding out those histories what we are studying today. Okay, so let's proceed further now. Yes, students, as we have discussed about the secular literature, here are some of the writings. Okay, here Harsh Charitra by Mana Bhatt was the biography of Harshvardhan. ठीक है, तो इन्होंने लिखी इनकी बायोग्राफी और उसमें उनके पूरे उनके रूल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया. In the same way, Abhijan Shakuntalam was written by Kalidas, which is a very famous drama. And this Abhijan
Shakuntalam has been translated in many of the foreign languages also because of its famous drama. It was such a big famous drama, and we must be very proud of it that yes, at such a olden time also, our Indian poets was such enriched by the knowledge that yet after so many years, the things are being translated into different foreign languages. Okay, now Arthashastra, it is one of the very famous book which was written by Kautilya Chanakya, and it's tell about the political system. Okay, mainly related with economics and all that. Manusmriti was a book of law. वहाँ पे लॉ ऑर्डर कानून किस तरह से होगा, जैसे हम लोग होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हमें ये इस चीजों को फॉलो करना है, जस्ट लाइक दैट. देन पंचतंत्र, हम लोग अक्सर पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स, राइट. आर्ने अकबरी एंड अकबरनामा बाय अब्दुल फजी. तो इसमें क्या है, उनके रोल्स, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी उन्होंने बताया और अकबर के बारे में और उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी हमें रिकॉर्ड मिलते हैं. नॉट ओनली दीज, देयर आर सो मेनी फेमस राइटर्स एंड किंग्स जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में बता रखा है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग क्या है, अभी हम लोग ने जब ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें ये वर्ड था ना कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि भाई वो कितने सालों पुरानी है जो हमें वो चीज मिली है एक्सट्रैक्ट करके. सपोज कोई मूर्ति मिली है तो कितने सालों पुरानी है वो, ठीक है. तो होता है क्या, इससे कोई भी फॉसिल फ्यूल्स है हमें कहीं से मिला तो इसमें कैसे हमें पता लगेगा. तो होता है क्या है कि ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द ह्यूमन मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म keep on making and keep on releasing carbon throughout their lives. Okay, by the time they are alive, they are producing carbon, they are releasing carbon. But once one person dies, okay, even though they keep on releasing the carbon, okay, so now they are not producing the carbon, only carbon is being released from their body. So what happens, what is the archaeologists analyze the thing, go through it very deeply, and they analyze that how much carbon has been left in that particular thing. Okay, so that means if a particular thing is having very less amount of carbon, that means that thing is very old. And if it is having large amount of carbon is available, that means that thing has been died or has been found very earlier. Okay, so in this way they found out the things. Okay, so that was about the carbon dating, and these are the different persons, quite different persons who have written something different, something special, something very precious about these people, and through these sources we come to know about the history. Okay, students, we were discussing about how different travelers have written something about India, through which we came to know about Indian history. So here are some of the sources, like account of foreign travelers, what they have written. One of the traveler was from Greece, and his name was Megathides. He has written a famous book called Indica, in which he has described about India as a whole. Right? So many informations and facts were came by to know about India from his book. One of the traveler from China was Fa Hien, and he has came in the Gupta period, and in Gupta period about Buddhism. He has written a lot about his rule, his kingdom and the religion Buddhism. Al-Biruni was also one of the foreign traveler. He has written Tariq-i-Hind. His book was there, which also tells and gives us a lots of information regarding Indian and Indian culture prevailing at that very time. Okay, there are so many other travelers, but we have written some of the great books. Now, let's have a look on the influence of geography on history. Geography means physical feature of India, चाहे वो mountain, rivers, plateau, oceans, ठीक है, और माउंटेन रेंजेस हुई या फिर रिवर हुआ, इन सारी चीजों का हमारे इंडियन की हिस्ट्री में किस किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, हिमालयस, ठीक है, you might have studied about
so many poets have written the beautification of India in Hindi and English also, right? So all these Himalayans from north to the eastern part of India, this act as a we can say natural military men to safeguard India from the western cold winds which are blowing, okay, to travel and come to India. Okay, apart from this, it also act as a बॉडी ऑफ फ्रंटियर, बिल्कुल तैनात जवान की तरह वो बिल्कुल खड़े रहते हैं हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए, कोई भी फॉरेन जो है आक्रमण वहां से ना कर सके। ठीक है, तो ये सेंट्रल जो एशिया से जो आने वाली जो कोल्ड करंट विंड होती हैं उनको भी, उनसे भी हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो कोई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में चाहे कोई भी जो ट्रैवल करना चाहे वो ना आ सके, उसके लिए एक देश का पहरी के समान हमारे हिमालयस हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है, पासेस, जो माउंटेन्स के बीच में जो पासेस आ जाते हैं ना, दिस वन, ज्यादातर हमारे पास जो आक्रमण होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, यू विल बी स्टडीइंग द हिस्ट्री आल्सो, all these foreigners or the travelers or they are coming to India from these passes only, fine, because these mountains are acting as a pillar, okay, they are safeguarding it, but these passes, through this the foreigners are coming to our country and which huge army is coming, someone is attacking India, ठीक है, so all these things are affecting India, so these passes वहां पे एक गेटवे का काम करता है। जब कोई फॉरेनर चाहे वो लड़ाई करने के लिए आ रहा है या कोई ट्रैवलर आ रहा है, तो दे मेनली एंटर थ्रू दीज पासेस। ठीक है, इंडिया इज आल्सो सराउंडेड बाय सी और बाय थ्री साइड्स। थ्री साइड से जब हम सी से सराउंडेड हैं तो इट आल्सो प्रोटेक्ट अस। ठीक है, इन तीनों साइड से हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे तुम्हारा लैंड लॉक एरिया हो गया और यहाँ पे जो तीनों साइड से हमें प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा सी के। फॉरेनर्स जो ट्रैवलर्स हैं, या फिर इतना आसान नहीं था इंडिया का पता लगाना, बेशक वो सोने की चिड़िया जब बना भी हुआ था तो जो ब्रिटिशर्स थे और बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे वो ताक लगा के बैठी थी कब हमें यहाँ का रूट मिले कि हम इंडिया में आके अपना ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकें। बट ऑल दीज थिंग्स मैटर कि जहां से भी आते थे उनको ह्यूज टाइप ऑफ सी मिलती, यहाँ पे पहाड़ मिलते और एक पास का ही एक आसान जरिया था, रास्ता था जहां पे वो इंडिया भी इजीली आ सकते हैं और कॉन्कर कर सकते थे। रिवर्स व्हेन द archaeologists has find that there's so much of civilization is finding on Indus Valley civilization we will be studying कि वो रिवर साइड में बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन है जो डेवलप हो रही है। सो व्हाट दे हैव स्टार्टेड कि दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द रिवर साइड, वो खुद ब खुद रिवर साइड की साइड जाने लगे और वहां पे अवशेष फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगे कि ज्यादातर सभ्यता का वास उन्होंने कहाँ पर देखा कि नदियों के किनारे ज्यादातर सभ्यता का वास हो रहा है, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड मिल जा रही है, कल्टीवेशन इजी हो जा रहा है, ठीक है, और लाइफस्टाइल भी इजी हो जा रही है। तो रिवर्स के थ्रू भी उनको वो आर्कियोलॉजिकल्स ने सर्च की और बहुत ज्यादा जो सभ्यताएं हैं इन्होंने पनपने का स्रोत रिवर्स रही है। विंध्यास रेंजेस जो हमारे नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया को एक नेचुरल पार्टीशन कह सकते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी जो कंट्री किंगडम्स थी वो नदर्न इंडिया में बहुत अच्छी फ्लरिश हुई, बट दे वर नॉट एबल टू गो टू सदर्न इंडिया बिकॉज दीज Vindhyas mountain ranges were acting as a big pillar. So how some of the big kingdoms we can found in southern India and very great leaders we can found in northern India. All these Vindhyas ranges act as a pillar or a partition, a natural partition between northern India and the southern India. Okay, so Himalayas were also there for arrival. It was acting at a protective guard for the foreign travelers, and passes were the gateways. We are surrounded by a sea to safeguard us. River system was there where so many civilization was found, very fertile, very much plains were there. So the people were huge amount of population was found in the river side. Then the Vindhyas ranges acting as a pillar or a partition between the two kingdoms of northern India and the southern India. Okay, so these are the sources of the Indian history
through which we came to know about it. One of the biggest source or one most important thing is how the name of India has been derived. ठीक है, हमारे इंडिया का नाम भारत किस तरह से हिंदुस्तान पड़ा. एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड, तो उसको हिंदू में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं. तो जब वो इंडस है तो जो फॉरेनर्स और जो ग्रीक्स वगैरह आए तो वो लोग सिंधु सिंधु बोलते थे. तो सिंधुस्तान was a land, but they were not able to pronounce it properly, or through that Indus river we have got the name Hindustan or Sindhustan, as for Sindhustan, Hindus and Sindhus. So Hindustan was derived. One of the famous story of राजा भरत, ठीक है, ऑफ शकुंतला, जो उनकी माता हुआ करती थी, उनके पुत्र भरत के नाम से बहुत ही प्रतापी और बलवीर थे, बहुत ही बहादुर थे. उनके गौरव यश की गाथा के नाम पे हमारे इंडिया का नाम भारतवर्ष कहलाया. भारतवर्ष उनके नाम से भारतवर्ष, भरत के नाम से भारतवर्ष कहलाया. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स थ्रू विच द नेम इंडिया. इंडिया इज गिवन बाय द फॉरेनर्स, सो द ब्रिटिशर्स. तो ये हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत हमारा भरत की देन है. सो वी have came to the end of this chapter. In this, we have came to know about the sources of Indian history, how the day system is there, how Indian history can be divided into different parts. We will be coming to know more and more about interesting facts and figures about history in our next lectures. Thanks for watching.